अच्छा, जब शुरू शुरू में वेबसाइट्स बनने लगी ना, तो वेबसाइट सिर्फ बनती थी HTML CSS से। हम लोगों ने पहले भी स्टडी किया कई बार। HTML और CSS से मिला के वेबसाइट्स बनती थी। बिल्कुल शुरू में सिंगल एक ही पेज होता था वेबसाइट का। वेबसाइट का काम क्या था, ये क्या था, सोल्यूशन लेके आई थी वेबसाइट, वो अब हम लोग देखते हैं बिल्कुल शुरू से। हिस्ट्री में जब भी पहले कोई काम करना होता था ना, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना होता था। वो पैगाम पहुंचाने के लिए लोगों ने पैगाम रसा हायर किए हुए होते। बड़े बड़े जो बादशाह थे, वो किसी एक अपने पैगाम रसा को बुलाते थे। उसको कहते थे कि भाई फलाने भैया किसी बादशाह के पास जाओ और उसको मेरा ये पैगाम दे। वो अपने घोड़े पे बैठता था और पूरा सफ़र तय करके जाता था और उसको वो पैगाम सुनाता था। फिर जो जवाब आ रहा था, इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन दोनों तरह की थी, पब्लिक भी और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है कि अगर मुझे किसी को बताना है कि भाई फलां जगह किसी बादशाह की कोई शादी है या कोई फौतगी हो गई है, या किसी दूसरी रियासत के बादशाह को बुलाना है, बुलावा भेजना है, तो तब भी यही तरीका कार था। और अगर मुझे कोई प्राइवेट मैसेज भेजना है, कोई जंग के लिए मदद तलब करनी है, तब भी यही तरीका कार था। सिर्फ वो जो पैगाम के साथ है वो बदल जाते थे, कहीं जगह काबिल एतबार होते थे और कहीं जगह कोई भी पैगाम के साथ चल जाता था। अच्छा, इसी तरह चीज़ें चलती रही। फिर प्रॉब्लम क्या आने लगी कि पैगाम रसा रास्ते में भूल गया, अल्फाज चेंज हो गए, मतलब बदल गया, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती थी जिसकी वजह से सही जो पैगाम था ना वो अगले बंदे तक पहुंच पा रहा था, और ना ही वहां से सही जवाब मसूल हो रहा था। फिर क्या हुआ कि उन्होंने वो कपड़े के ऊपर, वो लाल से या रंग के कपड़े के ऊपर लिख के और ऊपर मोहर लगा के भेजना शुरू कर दिया। अब फिर वो क्या करता था कि जो पैगाम के साथ था वो उसको लिख के दे देते थे, वो लेके जाता था, उसके सामने पढ़ता था वहां से लफज ब लफज, और फिर वो अगला बादशाह लिख के देता था, और इसी तरह कम्युनिकेशन होने लगी। फिर कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता पेपर पे आ गए, लेटर जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, जब पेपर से लेटर पे आए, सॉरी उस पे पेपर पे आए ना, सॉरी कपड़े से पेपर पे आए, तब जो हमारी पब्लिक इंफॉर्मेशन थी और प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी, वो अलग अलग कर दी गई। वो अलग अलग कैसे की गई? जो पब्लिक इंफॉर्मेशन थी वो पब्लिक लेटर्स में इशू होने शुरू हुई, और जो प्राइवेट थी उसे खत में, या जो लेटर हम लोग डाक करते थे, जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने किए हैं, उनको आइडिया है, तो बताते थे कि हम वो पोस्ट करते होते थे। अच्छा, पब्लिक का क्या था कि पब्लिक वालों ने डिसाइड किया कि हम बहुत सारी खबरें जो एक जगह के लोगों के लिए मखसूस है, वो एक जगह इकट्ठी करेंगे, और कोई एक बंदा जाएगा वो सारी खबरें दे आएगा। इस चीज़ को नाम दिया गया न्यूज़पेपर का। मिसाल के तौर पे कि फैसलाबाद की जो भी न्यूज़पेपर है, अब उसमें फैसलाबाद से रिलेटेड या पाकिस्तान से रिलेटेड सारी खबरें, तो अब एक न्यूज़पेपर वाला आता है, वो सारों के घरों में न्यूज़पेपर दे के चला जाए। और जो क्या उसे कहते हैं खाता है, वो प्राइवेट है, वो डाकिया आता है और वो एक एक घर या जो भी ऑफिस है जहाँ पर भी उसे वो पोस्ट करना है, तो वो वहाँ पर जाके पोस्ट कर। फिर उसके बाद मज़ीद चीज़ें बढ़ी, मज़ीद टेक्नोलॉजी आई। अब न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम क्या थी? न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम ये थी कि बहुत सारी मुख्तलिफ कंपनीज की बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ों की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर थी। लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूज़पेपर है उसमें एलाइड हॉस्पिटल की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, HBL की भी इंफॉर्मेशन आ रही है, और कोई हादसा हो गया उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, किसी पॉलिटिकल लीडर ने कोई बयान दे दिया उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, और उसके अलावा कोई पॉलिटिकल लीडर किसी फॉरेन टूर पे जा रहा है उसकी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, आर्मी की भी इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर अगर कहीं जॉब ओपनिंग आई है किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस पोस्ट की कोई ओपनिंग हुई है, तो उसकी भी वहाँ पर सारी डिस्कशन हो रही है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें थी जो आपस में मिक्स हो रही। अब लोग क्या चाह रहे थे कि जो मेरी चीज़ है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा लोग पढ़ें।
वो फ्रंट पेज पे ज़्यादा पैसे देकर वो प्रिंट करवाना, वो बड़ी टैग लाइन में लिखवाना है, सो ऑन, वो सारा कुछ चलता रहा। फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, वेबसाइट्स जब आई ना, तो वेबसाइट का बेसिक काम ही ये था कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पर इकट्ठी हो रही है ना, ये अलग अलग हो जाए, और जिस बंदे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कंसंट्रेट करके उसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर फोकस कर सके। जैसे अगर किसी बंदे को एसबीएल के बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो एसबीएल की वेबसाइट्स पर जाए, वहाँ पर एसबीएल की वेबसाइट पर जाने के बाद आराम से वो वहाँ पर जाके एसबीएल के सारे बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स पढ़। अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो वहाँ जाके अप्लाई करते वक्त वो सारी की सारी उनकी रिक्वायरमेंट पढ़ ले, कि उनके लिए कोई फिजिकल ज़रूरी है, एजुकेशन में क्या ज़रूरी है, मैरिटल स्टेटस क्या ज़रूरी है, एंड सो ऑन, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह पर उसको मिल जाए, और वो कंफ्यूज ना हो कि ये वाकई इस स्पेसिफिक ऐड में रिलेटेड है या किसी और स्पेसिफिक ऐड से रिलेटेड। तो वेबसाइट्स का बेसिक काम जब शुरू शुरू में एच टी एम एल सी एस एस आई थी, तब ये था। अच्छा, ऐसी वेबसाइट्स बनती थी उस वक्त शुरू शुरू में। थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग का फ़र्क है, लेकिन स्टिल ऐसी वेबसाइट बनती। जिनके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन, ऊपर हेडिंग, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ रही, हेडिंग नीचे इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ग्रो होने लगी, वेबसाइट बनने लगी जिनके अंदर मल्टीपल पेजेस आ गए, जैसे विकीपीडिया। हमेशा से नहीं, जावास्क्रिप्ट बहुत बाद में आई है। जो ये वेबसाइट है, ये नॉन जावास्क्रिप्ट वेबसाइट है। HTML और स्टाइलिंग CSS से की हुई है, ये बैकग्राउंड इस पे इससे है, इसका साइज वगैरह CSS से मिले, इसे सेट किया हुआ है। अच्छा, फिर थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई, और हमारी वेबसाइट्स के अंदर मजीद पेजेस आने लग गए। जैसे अब ये वाला पेज, ये जो हमारा पेज था, ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अलेक्जेंड्रिया, तो बाकी सारी चीज़ें वही रही, सिर्फ ये वाला पॉइंट चेंज हुआ, अलेक्जेंड्रिया। अब यहाँ पर मैं जाकर अगर सिर्फ उतना ही हिस्सा चेंज हुआ। अब ये क्या हो रहा है कि जब भी मैं किसी एक स्पेसिफिक लिंक के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, वो एक नया पेज ला के मुझे रेंडर कर रहा है या शो कर रहा है। जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी टेक्स्ट जो एक पेज से दूसरे पेज पे हमें ट्रांसफर करे, उस टेक्स्ट का नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। अच्छा, इसी को बेस बनाते हुए HTML का नाम भी रखा गया था। चल नहीं रहा यार, वो एक मिनट। इसी को बेस बना के हमारी जो लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज, इसका नाम रखा गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
क्योंकि ये जो हमारे पास स्पोर्ट आई थी ना, ये सबसे पहले HTML में आई थी, तो इसी को बेस बनाकर HTML का नाम रखा गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो एक पेज से दूसरे नंबर्स इन लैंग्वेजेस के डिफरेंट वेरिएंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, जब वेबसाइट्स बनने लगी ना, तो वेबसाइट शुरू शुरू में कैसे बनती थी कि वो बिल्कुल स्टैटिक थी, HTML प्लस CSS से बनती, ये तो हमें आइडिया है। अब HTML CSS से जब बिल्कुल स्टैटिक वेबसाइट्स बन रही थी, उसका फ़ायदा तो ये था कि क्योंकि उस वक्त के लिहाज से तो फ़ायदा ही था कि हमें एक ऐसी वेबसाइट मिल गई है जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, जो मेरा यूज़र है वो आके इसको रीड कर सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे से यहाँ पर कहीं पे भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई या कोई पिक्चर गलत लगी या मैं कोई डाटा अपडेट करना चाहा, जैसे अगर कोई बैंकिंग की जी वो अपनी दे रही है बैंक अकाउंट ओपन करवाने की, या अगर हम लोग कहते हैं कि भाई कोई कंपनी है जिसके अंदर जॉब ओपनिंग हुई है। अच्छा, आजकल क्या है कि भाई मेरी अगर किसी वेबसाइट के ऊपर प्रोफाइल है, मैं यहाँ पर जाऊँगा ऊपर टॉप पे, उसको करूँगा अपडेट प्रोफाइल, और वहाँ जाके मैं चेंज कर लूँगा, अपना नेम चेंज करना है, ईमेल चेंज करनी है, पासवर्ड चेंज करना है, वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मुझे मिल जाए। ये जो वेबसाइट्स बनी हुई हैं, जो आजकल वेबसाइट बनती हैं, उसके अंदर भी हम लोग कंटेंट इजीली चेंज कर लेते हैं। जैसे दराज है तो दराज वाला आपको पूरा एक एडमिन पैनल देते हैं, जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड कर सकते हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। इसी तरह यूट्यूब की वीडियो अपलोड करते वक्त आपको पूरी वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, कस्टम टाइटल, कस्टम डिस्क्रिप्शन, कस्टम थंबनेल, फिर वो किड्स के लिए है या किड्स के लिए नहीं है, और उसके बाद एंड स्क्रीन शो करवानी है नहीं करवानी, एंड सो ऑन, पूरा का पूरा आपको एक उन्होंने एडमिन पैनल बना के दिया हुआ है कि ये कौन कौन देख सकता है, कौन कौन नहीं देख सकता, पब्लिक करनी है, अनलिस्ट करनी है, प्राइवेट करनी है, कब इसको पब्लिक करना है, सारी। अब ये चीज़ें आज हमारे पास हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास जावास्क्रिप्ट है। उस वक्त चूंकि सिर्फ और सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों के साथ वेबसाइट्स बना करते थे, HTML और CSS के साथ, तो वो इंटरेक्टिविटी नहीं थी। अब अगर किसी कंपनी को जॉब ओपनिंग शो करनी है, तो उनको पूरी वेबसाइट बनानी पड़ती थी, सारा कंटेंट लिखना पड़ता कि ये हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन है, जो भी बंदा काम पर आएगा उसकी मिनिमम एज लिमिट ये हो, मिनिमम एजुकेशन ये हो, जेंडर ये हो, सो ऑन, जो भी डिटेल्स जॉब के लिए हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस इतना हो, एंड सो ऑन। वो सारी की सारी चीज़ें उनको वेबसाइट पे बनानी पड़ती थी, और उसके बाद उनके पास डिलीट का ऑप्शन नहीं होता कि भाई अब मैं इसको चेंज कर दूं, या अगर मेरी ये जॉब ओपनिंग फिल हो गई है तो मैं इसको चेंज करके दूसरी, तो उनको नई दोबारा नए सिरे से वेबसाइट बना के नए सिरे से डिप्लॉय करनी पड़ती, उनको वो पूरी फाइल सर्वर पर जाकर डिलीट करनी पड़ती थी कि ये हमारी पूरी वेबसाइट डिलीट है, अब हम नई वेबसाइट डिप्लॉय करें। अच्छा, अब चूंकि सर्वर के ऊपर हमारी ये दोनों फाइल्स पड़ी होती थी, और सर्वर से हमारा डाटा आ रहा था और सर्वर से हमारा डाटा जा रहा था, तो जब डाटा एक मशीन से दूसरी मशीन पर आने लगा, इंटरनेट आने आ गया, तो उस वक्त हैकिंग के इश्यूज भी हुए। तो उन हैकिंग के इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने सिक्योर प्रोटोकॉल्स बनाए, जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन में तो आपको पता है कि डाटा इस वायर के थ्रू कहाँ जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये प्रोजेक्टर कनेक्ट है लैपटॉप के साथ, तो एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो मुझे पता है कि भाई ये वाली वायर इस प्रोजेक्टर में कनेक्टेड है, तो इजीली जा रहा है। लेकिन जब आप वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो कितनी दूर तक डाटा को ट्रांसफर करना, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाया गया है, जिसके अंदर सारी की सारी लॉजिक लिखी गई कि डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, कैसे नहीं ट्रांसफर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता थोड़ा सा समझाता हूँ कि डाटा जो है ये छोटे छोटे पैकेट्स की सूरत में ट्रांसफर होता है। IDM
अच्छा, जब हम लोग आईडीएम के थ्रू कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, कोई म्यूज़िक, वीडियो, कोई गेम, जो भी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो उसके डाउनलोड कुछ इस तरह का नज़र आ रहा होता है। हाइट डिटेल्स कर देंगे तो सिर्फ ये एक ग्रीन वाली जो लोडिंग बार है वो नज़र आएगी, और अगर हम लोग शो डिटेल्स करेंगे तो सारी की सारी हमें डाटा नज़र आ रहा होता है कि कैसे कैसे ट्रांसफर हो। अच्छा, अभी जो मैंने कहा कि डाटा डिफरेंट पैकेजेस के फॉर्मेट में डाउनलोड या ट्रांसफ़र होता है, ये जो ग्रीन बार है ना, ये हमें शो करती है कि टोटल कितना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर टोटल डाटा हमारा 1000 पैकेट्स का था, उसमें से कितने पैकेट्स हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो गए। ये ब्लू बार हमें ये नीचे वाली शो कर रही है कि किस किस जगह से वो पैकेज है। मतलब अगर वो मूवी है तो वो ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है कि ये पहले 5 मिनट का, फिर 10 मिनट का छोड़ के आगे 2 मिनट का, फिर 15 मिनट का छोड़ के आगे 1.5 मिनट का, एंड सो ऑन। इतना इतना डाटा आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगा। अगर किसी ने गौर किया हो कि जब भी हम लोग को फाइल कॉपी पेस्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो एक दफ़ा 0 से लेकर 100 तक लोडिंग बार चलती है, लेकिन एंड में फुल स्पीड पे दोबारा से चलती है। एक दफ़ा तो वो आहिस्ता 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 जैसे जैसे डाटा ट्रांसफर हो रहा है वैसे चल ही रही है, तो एक दफ़ा लास्ट टाइम चलती है और पूरी स्पीड के साथ चलती है। जो लास्ट टाइम पूरी स्पीड के साथ चल रही है ना, वो उन डाटा पैकेट जो आए उनको अरेंज कर, वैसे वो अरेंज करके ही रखता है, लेकिन एक फाइनल उसको चेक देता है कि भाई क्या ये सारा का सारा डाटा अरेंज है या नहीं। अगर वो कहीं अरेंज नहीं है तो जो दूसरी बारी फुल स्पीड में चली है वो भी स्लो हो जाती है। बैकेंड से डाउनलोड मैनेजर नहीं बनाता, बैकेंड से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, फाइल में ही चाहिए। नहीं, ये डिफरेंट लेयर्स बनी हुई है। जब आप नेटवर्किंग पढ़ेंगे ना, उसमें 7 लेयर्स आती हैं जो ये सारा काम मैनेज कर रही है। नेटवर्क लेयर है, मुझे साथ के साथ लेयर्स के नाम नहीं याद, नेटवर्क लेयर्स, ये रहे। फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। बिल्कुल ऐसे ही है चीज़ें। अच्छा, फिजिकल लेयर क्या है कि जहाँ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसके अंदर ही, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही हमारे, या जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटल है कि डाटा को पैकेट्स में कैसे डिवाइड कर। अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि डाउनलोड के केस में आईडीएम देख रहा है, तो यूट्यूब के केस में क्या कौन देख रहा है? यूट्यूब में भी तो थोड़ी थोड़ी वीडियो आ रही है ना। अगर हम लोग ज़्यादा स्पीड से आगे करते हैं तो वो दोबारा लोडिंग शो कर देता है। सेम इस केस में नेटफ्लिक्स और फिर डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में ये जिस लिंक के थ्रू डाटा हमारा जा रहा है, अगर वायरलेस है तो वो वायरलेस कनेक्शन वाला डाटा लेयर आ जाएगी डाटा लिंक में। वाईफाई कार्ड जिसे हम बोलते हैं, या अगर किसी लैपटॉप में वाईफाई कार्ड ना हो ना, या ख़राब हो जाए, तो वो चिप सी में यूएसबी सी लोग लेके लगाते हैं एंटीना टाइप, वो डाटा लिंक लेयर में आ जाएगा। फिर आगे नेटवर्क लेयर, नेटवर्क कब आपका वायर है या वायरलेस है वो डिपेंड करता है। उस लेयर में से गुजर के ये सारे के सारे पैकेट जा रहे होंगे, फिर वो ट्रांसपोर्ट होंगे, सेशन बनेगा। प्रेजेंटेशन लेयर, जिस जगह पर जाके वो प्रेजेंट होने, जिस मशीन में, जैसे अभी यहाँ से डाटा जा रहा है और उस मशीन में प्रेजेंट हो रहा है उस मशीन के थ्रू, तो प्रेजेंटेशन लेयर इस वक्त वहाँ पर है। फिर एक फाइनल है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं हम अपनी एप्लीकेशन को जहाँ डाटा शो हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी एक चीज़ सर्च की, नेटवर्क लेयर। अब ये जो डाटा है ये गूगल के सर्वर्स पे पड़ा। गूगल के सर्वर ने डाटा वहाँ से अपने फिजिकल लेयर से भेजा, उनकी जो भी वायरलेस, जो भी वहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए मीन लगा हुआ था, उसके थ्रू होता हुआ नेटवर्क में आया, नेटवर्क से ट्रांसपोर्ट हुआ, सेक्शंस बने, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में मेरे लैपटॉप में आ गया। और प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है मेरे नेटवर्क में आया और प्रेजेंटेबल फॉर्म में आया।
कि उसके पैकेट्स एक जगह अरेंज हो गए, प्रेजेंटेशन लेयर तक आपके पैकेज एक जगह अरेंज हो जाते हैं। फिर आपकी एप्लीकेशन लेयर आती है जो उन पैकेजेस को रीड करती है और आगे डाटा शो करती है। अच्छा, अब ये जो डाटा पैकेट्स की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, ये किसी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाना चाहिए ताकि सारा डाटा खराब ना हो। तो उस चीज़ के लिए बहुत सारे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बनाए गए जो इस ट्रांसपोर्ट लेयर को मैनेज करते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा आजकल तो दो ही चल रहे हैं, एक एच टी टी पी एस, एच टी टी पी और एच टी टी पी एस। एक और भी आ गया है तो एच टी टी पी एस टू। अक्सर जब हम लोग कोई लिंक कॉपी करते हैं तो ये यूआरएल हमारे पास आ जाता है, जैसे अभी panamas.co है। वहाँ पे panamas.co था और एच टी टी पी एस आ। अब एच टी टी पी एस का क्या मतलब है कि ये जिस मीन के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। एच टी टी पी स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसका मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, ये भी सिक्योर्ड में, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा सिक्योर ये है एच टी टी पी एस टू। तो इस तरह से हमारी कुछ वेबसाइट्स काम कर कि ये तो आज भी इसी तरह से चल रही है, ये चीज़ें में थोड़ी सी चेंजिंग आई बात। अच्छा, जैसे जैसे हमारा डाटा जो चल रहा था वो बढ़ने लगा, चीज़ें होने लगी, इसमें आके जावास्क्रिप्ट भी ऐड हुई। अब जो वेबसाइट्स बनने लगी वो तीन चीज़ों से मिलकर बनने लगी, एच टी एम एल, सी एस एस और जावास्क्रिप्ट। और अच्छा, जब जावास्क्रिप्ट बनाई गई थी ना तो वो बनाई गई थी छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए, इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए। अच्छा, जैसे हम लोग अभी ये चला रहे हैं ना गूगल क्रोम ब्राउज़र, इसी तरह कुछ लोग मोजिला फायरफॉक्स चलाते हैं, कुछ ब्रेव चलाते हैं, कुछ लोगों को ओपेरा ज़्यादा बेहतर लगता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। उस वक्त का जो ब्राउज़र था ना, जो टॉप, आजकल जैसे टॉप पे सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम यूज़ हो रहा है, उस वक्त 1990 की बात है या लेट 80s की बात है। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ब्राउज़र यूज़ हो रहा था वो था नेटस्केप। वहाँ का एक इंजीनियर था ब्रेंडन आइक, यही था, हाँ ब्रेंडन आइक, जिसने जावास्क्रिप्ट बनाई थी। उसको टास्क दिया गया था जावास्क्रिप्ट बनाने का, और उस बंदे ने जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 10 दिन के अंदर बना दी। अच्छा, चूंकि उस वक्त वो बनाई ही छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए की, वो छोटे मोटे टास्क क्या थे? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट। क्लिक मी हेलो जावा।
जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट, हेलो जावास्क्रिप्ट। या इसके अलावा थोड़ी बहुत स्टाइलिंग चेंज करने की, जैसे इन्होंने किया हुआ है ना, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 35 पिक्सल, फॉन्ट साइज 35 हो। तो इस तरह के छोटे मोटे टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए। और उस वक्त इसका नाम रखा गया था मौका, MOCH। अच्छा, चूंकि मौका नाम रखा गया था और उस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो थी जावा। तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इसको मौका से जावास्क्रिप्ट किया गया। पहले नाम मौका था, सिर्फ और सिर्फ ये लैंग्वेज की पब्लिसिटी के लिए, इसको फेमस करने के लिए जावास्क्रिप्ट इसका नाम रखा। रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब चूंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जावास्क्रिप्ट, ये बनवाई थी स्पेसिफिकली नेटस्केप ब्राउजर अपने लिए, लेकिन बाद में उन्होंने पब्लिक के लिए ओपन तो कर दी। प्रॉब्लम क्या हुई, उस वक्त तक माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में आ गया, जब तक उन्होंने पब्लिक, जब माइक्रोसॉफ्ट मार्केट में आया तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ब्राउजर लॉन्च किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से। अब इस वक्त मार्केट में दो ब्राउजर थे जब ये, की मैं बात कर रहा हूँ 1990s की। एक था नेटस्केप और एक था इंटरनेट एक्सप्लोरर। अच्छा, नेटस्केप वो था जो जावास्क्रिप्ट को यह मौका को ऑन करता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑन नहीं करता जावास्क्रिप्ट को यह मौका को। तो प्रॉब्लम्स क्या आने लगी कि नेटस्केप जो जावास्क्रिप्ट का मतलब निकालता था ना, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं निकालता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, console.log, इस लाइन का मतलब दोनों के लिए अलग अलग, या दोनों के लिए प्रॉपर्टीज सेम नहीं एट दैट टाइम, नहीं है। और ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इतनी बढ़ गई कि ब्राउज़र वार शुरू हो गई। स्टेज आई थी, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउज़र वार। ब्राउज़र वार में क्या था कि जब कोई बंदा अपनी कंपनी में डेवलपर हायर करता था या किसी फ्रीलांसर को कोई प्रोजेक्ट देता था, तो वो उससे पूछता था कि आप ये जो मेरी वेबसाइट बनाओगे ये किस ब्राउज़र के लिए किस ब्राउज़र के साथ कंपेटेबल होगी, नेटस्केप या इंटरनेट एक्सप्लोरर। और इस बेस पे लोगों के इंटरव्यू होते थे कि आप मैं नेटस्केप एक्सपर्ट हूँ, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सपर्ट, या मैं जब काम करूँगा तो मेरी वेबसाइट नेटस्केप के ऊपर वर्क करेगी या इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर वर्क करेगी। इस बेस के ऊपर लोगों को इंटरव्यू हो रहे थे, इसी बेस के ऊपर लोगों की हायरिंग हो रही थी, इसी बेस के ऊपर लोगों की सैलरीज, चीज़ें सारी मैयर हो रही थी। फिर साइंटिस्ट ने सोचा, डिफरेंट डिफरेंट ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे चेंजेस आती रही, 10 दिन में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी तो इसमें बहुत सारे एरर्स। एरर क्या है, वो भी हम लोग एक दो कुछ छोटे मोटे देख लेते हैं ताकि हमें
यार अच्छा जी, टाइप ऑफ करके हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है जो हमें आगे मौजूद डाटा की डाटा टाइप बताए। सोल डॉट लॉग टाइप ऑफ अनडिफाइंड, टाइप अनडिफाइंड, कंसोल डॉट लॉग इसकी टाइप क्या होगी। नल की डाटा टाइप आ गई ऑब्जेक्ट। अब ये जावास्क्रिप्ट का बग था। खैर इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक हमें ये दे दिया है कि अगर हम लोगों को चेक करना है तो इस नल करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, उससे हम लोग चेक कर सकते हैं। his name is finite, आई डोंट नो इधर क्यों नहीं वर्क कर रहा। खैर इस नल करके हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग चेक कर लेते हैं। नल इन ये उन्होंने यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ। टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट नॉट नल फॉर लेगेसी रीजंस, क्योंकि ये उस वक्त जब बनाई गई थी तो उसी वक्त ऐसे हुआ। इसी तरह और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जावास्क्रिप्ट में, या थे जब आहिस्ता आहिस्ता कवर हो गए। अब नल वाला कवर क्यों नहीं हुआ या चीज़ें क्यों नहीं हुई, क्योंकि जब ये आई मशहूर हुई तो मिलियन डॉलर सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो गए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बननी शुरू हुई एक साथ अचानक। इंटरेक्टिविटी आई, लोगों को फ़ायदा होने लगा, लोगों ने फ़ायदा उठाया एंड गुड टू गो। इसी इंटरेक्टिविटी की बेस पर आज हम लोग जो काम कर पा रहे हैं वो करते हैं। जैसे मैं अगर ये वाइट बोर्ड एप्लीकेशन के ऊपर लिख पा रहा हूँ तो इसी जावास्क्रिप्ट की बेस पर। अगर फेसबुक पे अपनी पिक्चर या यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ तो इसी जावास्क्रिप्ट के साथ। कोई लाइक कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है या सो ऑन, वो सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है, वरना ये चीज़ पॉसिबल नहीं। इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर बनते गए। तो अब चूंकि नल वाला अगर वो ख़त्म करते तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते थे। वहाँ पर लॉजिक्स इस तरह लगा दी गई, मैनेज इस तरह कर लिया गया कि उन्होंने नल को छोड़, तो खैर चलता रहा, लेकिन ये स्टिल ब्राउज़र वार के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती। फिर उसके बाद एक्मा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको जावास्क्रिप्ट को हैंड ओवर कर दिया। एक्मा स्टैंड फॉर यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, एक्मा स्टैंड। अच्छा, एक्मा ने क्या किया, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करना शुरू कर दिया, आहिस्ता 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 वक्त के साथ साथ चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करता गया। अब काफ़ी हद तक चीज़ें स्टैंडर्डाइज हो गई हैं, लेकिन स्टिल
एप्पल का जो सफारी ब्राउज़र है, वहाँ जाके चीज़ें कहीं ना कहीं काम खराब करती हैं। एप्पल का सफारी ब्राउज़र, वहाँ जाके चीज़ें काम खराब करती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ में सही काम कर, वहाँ पर भी बहुत साधारण आता है और आप उसको थोड़ी बहुत चेंजिंग से क्लियर कर लेते हो। इतना इशू नहीं है जितना ब्राउज़र बार की दफ़ा इशू। अच्छा, फिर इसी जावास्क्रिप्ट को एक्मा के चूंकि एंटर कर दिया गया तो उन्होंने इसका नाम चेंज करके एक्मा स्क्रिप्ट भी किया था, तो अब कुछ लोग इसको एक्मा स्क्रिप्ट और कुछ जावास्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब हम लोग टाइपस्क्रिप्ट पढ़े थे तो हम लोग वो एंड वाले दिनों में आके जब हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ना शुरू किया तो टी एस कन्फिग में जाके एक चेंज कर रहे थे, ई एस 2022, वो था एक्मा स्क्रिप्ट 2020। ई एस स्टैंड फॉर एक्मा स्क्रिप्ट, कि हम जिस जावास्क्रिप्ट को देख रहे हैं वो स्टैंडर्डाइज जावास्क्रिप्ट है, और जो 2022 में एक्मा ने उसका वर्जन रिलीज किया वो बात। एक्मा ने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल 2016 में आई थिंक सो ई एस सिक्स वर्जन आया था। तो ई एस सिक्स सबसे बड़ी अपडेट रही अभी तक की जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में। बहुत सारी अपडेट्स आई हैं लेकिन ई एस सिक्स लोग बहुत बड़ी अपडेट मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें पहली बार लेट इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसमें सबसे पहली बार एरो फंक्शन इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम देख लेते हैं। मुझे ज़ुबानी लिस्ट एक मिनट में शुरू। हाँ, ये पूरी लिस्ट है अगर कोई पढ़ना चाहे। लेट का कीवर्ड आया था, कॉन्स्ट का कीवर्ड आया था, एरो फंक्शंस आए थे। ये दो चीज़ें अभी हमने पढ़नी है। स्प्रेड अपडेट हम लोगों ने पढ़ लिया था, एरो को स्प्रेड करना। उसके बाद मैथ ऑब्जेक्ट्स आए थे, सेट ऑब्जेक्ट्स ये भी पढ़ेंगे, क्लासेस आई, प्रोमिसेस आए, प्रोमिसेस हमने पढ़े, डिफरेंट सिंपल रेस्ट, सॉरी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, रेस्ट पैरामीटर, स्ट्रिंग भी कुछ आए, और इसी तरह मैथ के कुछ नए फंक्शन ऐड हुए, एंड सो ऑन, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमारे पास ऐड हुई। सबसे बड़ी अपडेट ये मान लो। अच्छा, अब इनका क्वेश्चन ये था कि जब उन्होंने जावास्क्रिप्ट या एक्मास्क्रिप्ट बनाई या मौका बनाया, बनाई सॉरी, तो उस वक्त उनको भी कोई ना कोई टूल यूज़ करना पड़ा होगा लैंग्वेज बनाने के लिए। अच्छा, लैंग्वेज कभी नहीं बनाई जाती, लैंग्वेज कभी नहीं बनती। लैंग्वेज एक रूल है, बस रूल का नाम। लैंग्वेज नहीं बनती, हमेशा कंपाइलर बनता, कंपाइलर या इंटरप्रेटर। उसी को फिर हम लोग लैंग्वेज का नाम बोल देते हैं। जैसे अब जो कंपाइलर्स यूज हो रहे हैं वो क्या करते हैं, इसी जावास्क्रिप्ट को लेके कंपाइल करते हैं। नोड जेएस क्या कर रहा है, वो जावास्क्रिप्ट को लेके कंपाइल कर रहा है, और कंपाइल करके बाइनरी लैंग्वेज में लेके जा रहा है। सॉरी, कंपाइल से असेंबली में जा रही है, असेंबली से मशीन या बाइनरी में जा रही है, वो हमारा कंप्यूटर रीड कर रहा है, फिर वहाँ से असेंबली, तो फिर हाई लेवल। अगर मेरे पास ड्रा कर
सबसे पहले आई थी मशीन लैंग्वेज, जो बाइनरी लैंग्वेज से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर करंट आ रहा है तो वन, अगर नहीं आ रहा है तो जीरो। फिर उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज। जिसके अंदर 3 to 4 करेक्टर्स के डिफरेंट इंग्लिश लाइक वर्ड ऐड हो, ऐड था, सब था, मल्टीप्लाई था, लेकिन वो बेसिक बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने। फिर उसके बाद आती है हाई लेवल। इसकी एक एग्जांपल है जावा। फिर उसके बाद आती हैं जो और उससे भी हाई लेवल लैंग्वेजेज हैं। तो क्या नाम देंगे तो मुझे भी आइडिया नहीं, लेकिन खैर मैं इसको हाई लेवल लैंग्वेज प्लस बोल देता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट कन्वर्ट होती थी जावास्क्रिप्ट में, वो हम लोग लगाते होते थे टी एस सी डैश डैश, सॉरी, टी एस सी फाइल नेम डॉट टी एस। फिर वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती थी, फिर हम लोग लगाते थे नोड और फाइल नेम डॉट जे एस। तो पहले उसको असम्बलर में कन्वर्ट करता था, और असम्बलर क्योंकि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके मशीन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करवाता था। और मशीन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाने के बाद जो रिस्पॉन्स आता था वो हमें पहले असेंबलर में कन्वर्ट करता था, असेंबलर से जावास्क्रिप्ट, और फिर हमें उसकी आउटपुट नजर आती। अभी जो पिछले दिनों तो नहीं, काफ़ी देर हो गई, 3-4 माह पहले, कि अगर कि आगे आगे एक दौर आएगा, उसने कहा था एनवीडिया का जो सीईओ है कि जो प्रोग्रामिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। प्रोग्रामिंग ख़त्म नहीं होगी, ये लैंग्वेजेस और इवॉल्व हो जाएगी। इवॉल्व होते होते एट द एंड इंग्लिश पे आए। अब ये आपको देखना है कि आपको उस इंग्लिश में भी लॉजिक लगानी आ रही है या नहीं। बिल्कुल, इवॉल्व हुई हैं चीज़ें और इवॉल्व होंगी अभी चीज़ें। अब हमें ये देखना है कि हम अपनी इस स्किल का यूज़, या जो हम लोग लॉजिकल थिंकिंग कर पा रहे हैं, वो कैसे कर सकते हैं। मैं नहीं, अच्छा, ये हमारी, मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। क्योंकि हम, हमारा गोल क्या है, ये जो हम कोर्स कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के, हमारा गोल ये है कि क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हैं हमारे साथ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ और हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह जल्दी से जल्दी अर्निंग लेवल तक पहुँचे। तो इसलिए हम लोग वही चीज़ स्टडी कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर्ड, जो मार्केट में चल रही है। लेकिन अगर आप बैचलर डिग्री को लोगे तो उसमें आपको सारा पढ़ाएंगे, असम्बली कैसे वर्क कर रही है, असम्बली क्या है क्या नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहे हैं, पोर्ट्स क्या हैं, एंड सो ऑन। प्रॉपर सब्जेक्ट्स हैं आगे। जी जी, ठीक है, ठीक है।
ताकि जल्दी हो जाए। जल्दी हो जाए। ऐसे ही जैसे तो हर चीज शॉर्टकट्स में जा रही है, हम्म, तो सीखने की जरूरत पेश नहीं आती, तो सीखने वाले तो जैसे मैं वो नेक्स्ट ये इसका तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लेकिन नहीं, अगर रिएक्ट पढ़ना लोग बंद कर दें तो नेक्स्ट जेएस इवॉल्व नहीं होगा। इंग्लिश में भी प्रॉब्लम करते हैं, हम्म, बंदे चाहिए। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एआई अभी तक नहीं कर सकता या इन फ्यूचर भी नहीं कर सकता। पाथ देना पड़ेगा। अब वो कोड जनरेट कर देगा, कोड स्टिच नहीं कर सकता। कोड स्टिच का मतलब है कि मैंने उसको कहा कि भाई मुझे ये कोड कर दो, मतलब मेरा ये एक कंपोनेंट बना दो, ये एक पेज बना दो, वो पेज बना के उसने मुझे दे दिया। अब जब पेज बना के उसने मुझे दे दिया, अब वो पेज लगाना कहाँ है, वो डिसाइड नहीं कर सकता। करनी है अगले साथ साथ, एआई के साथ साथ थर्ड क्वार्टर में ही।